गांव में पली बड़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, रीना बहू देख, तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे इसको। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना कहाँ रह गई, जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं। वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी आप तो जानती ही हैं, मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे।
सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को। ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है। ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमा, मैं तैयार होकर आता हूँ। ड्राइवर को ये बैग दे दो, गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, ये बैग भूल ना जाऊं। संदीप ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, ये निकालकर बाहर रख देती हूँ। संदीप तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ कहते हैं। संदीप ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है और रमा को आवाज लगाता है। रमा, रमा, इधर आओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। मेरा बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया। मेरी सारी फाइलें कहाँ हैं? आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो। आपने फाइलें बोला होता तभी तो रखवाती। बेकार में मुझे डांटते रहते हो। बहू आई अम्मा जी, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। अरे इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ बन गया हूं। पता नहीं किस दिन इसे अक्ल आएगी। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाती रहना। रमा की सास सुनीता मंदिर चली जाती है और रमा की बेवकूफी शुरू हो जाती है। आज अम्मा जी बहुत खुश होंगी। पहले मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। हाँ अब थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें चलाती हूँ, अब फिर रख देती हूँ। वैसे मैंने करेलों को बीच बीच में चला लिया है, अम्मा जी आने ही वाली होंगी। रमा की सास सुनीता मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। रमा ये क्या कर रही हो? करेले कहाँ हैं? अम्मा जी ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाना है। मैं करेलों को चला रही हूँ। हे भगवान रमा बहू, मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना और चला लेना, मतलब सब्जी बनने तक हिलाती रहना। तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी। आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी ना। सुनीता और संदीप एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो रमा की बेवकूफी ने हद पार कर दी। संदीप ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? इतनी मिट्टी है टेबल पर। अरे ये लैपटॉप, सारा दिन संदीप इस पर काम करते हैं। कितना गंदा हो रहा है ये। क्यों ना इसको अच्छे से धो दूं? रमा लैपटॉप को सर्फ के पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सूखने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी संदीप आ जाता है। रमा, अरे रमा ये क्या किया तुमने? मेरा लैपटॉप। हाँ इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? रमा तुम सचमुच तुम बेवकूफ पत्नी हो। मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की मैंने। रमा बहू तुम में जरा भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज है? क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई तो इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बाबूजी पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? बेटा घड़े का ले आओ। बाबूजी छोटे घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? बेटा किसी भी घड़े का ले आओ। अच्छा तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? अब देते रहो जवाब, मैं तो चली कमरे में सोने। इस बेवकूफ की बातों में कौन उलझे। रहने दो रमा बहू, मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ। तुम अपना काम करो। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है बाबूजी, वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया मुझे, पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिखाई देता है। संदीप और रमा की सास रमा की बेवकूफी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन संदीप और रमा के ससुर जयप्रकाश को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। अब सुनीता, मुझे और संदीप को जरूरी काम से लखनऊ जाना है। अपना और रमा बहू का ध्यान रखना है।
और तुम भी जरा अपने फालतू दिमाग का कम इस्तेमाल करना। अरे कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया कर संदीप बेटा, है? चल अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो रहा है, चल। संदीप और जयप्रकाश लखनऊ चले जाते हैं। दोपहर के वक्त रमा अपनी पड़ोसन सुधा के साथ बात कर रही थी। अब क्या करूं सुधा, तू ही बता, कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी संदीप और माँ जी मुझे बेवकूफ ही समझते हैं। वो तो तू है ही। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था। बहुत चमत्कारी नुस्खा है। क्या क्या नुस्खा है सुधा, जल्दी बता। सुधा रमा की बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे एक बेवकूफी से भरा नुस्खा बता देती है। ये नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है रमा, पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। क्या? छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारी भी तो छत का दरवाजा खुला रहता है, उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली। अच्छा अब मैं जाती हूँ। रमा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही चोर सुन लेते हैं। वो बड़े शातिर चोर थे और उसी गली के आसपास ऐसे लोगों के घर की खबर रखते थे जिनके घर चोरी की जा सकती थी। इशारे से दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे और उस वक्त वहां से चले जाते हैं। रमा घर के भीतर आ जाती है रात के वक्त। चल भाई जल्दी से चोरी कर लेते हैं, छत का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली हैं, कोई आदमी घर में नहीं है, तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा है? दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी रमा की सास की आवाज सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। ओ रमा बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्चों का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला रही है? हे भगवान, मार दिया रे। अम्मा जी ये नुस्खा है, ये आप अभी नहीं समझोगे। पहले इन मिर्चों के धुओं को घर घर के कोने में फैल जाने दीजिए। रमा मिर्चों का धुआं फैलाती हुई छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है, जिसकी महक से दोनों चोर तेज तेज खांसने और छींकने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। अरे कोई बचाओ, इस पूरे घर में मिर्च है। ये कैसा घर है भाई? अरे भाग लो यहाँ से यार। ये किसके खांसने की आवाज आ रही है? रमा बहू ये तो चोर है। चोर चोर, जल्दी आओ, बहू दरवाजा खोलो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दे, हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए थे चोरी करने। रमा बहू जरा वो सामने रखा डंडा लाना, इन चोरों की तो आज खैर नहीं। रमा और सुनीता दोनों चोरों को पीटने लगती हैं। इतनी देर में मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। ये तो वही चोर है जिन्होंने पिछली गली में कल रात को चोरी की थी। मारो इनको, पकड़ो, पुलिस के हवाले करो, मारो। दोनों चोरों को मोहल्ले के लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं। रमा बहू तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो। सुधा इधर आ, मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मेरे से पहली बार इतने अच्छे से बात कर रही हैं। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ बहू ही कहती हैं। सुधा अपना सा मुंह लेकर रह जाती है क्योंकि रमा की बेवकूफी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया। जयप्रकाश और संदीप जब वापस लौटते हैं उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रमा को अब भी यही लग रहा था कि ये शायद नुस्खे का कमाल है। संदीप की बेवकूफ पत्नी उस दिन सबके दिलों में अपने लिए प्यार ले आती है।